नमस्कार मित्रों, स्वागत करता हूं हमारे जेबी एन सीआईबी म्यूनिसिपल के चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेसन के माध्यम से हम लोग डिस्कस करेंगे अपने जेबी के RBWM दोस्तों रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट के यूनिट नंबर 6 को। यूनिट नंबर 6 बेस्ड है दोस्तों हमारा प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस, यानी आज हम लोग समझेंगे कि प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस में क्या क्या स्टेप्स होते हैं। एक एक बातों को ध्यान से समझेंगे दोस्तों। तो चलिए ज़रा लेसन को शुरुआत करने से पहले ज़रा देखते हैं कि क्या क्या टॉपिक है जो कि हमें इस चैप्टर के अंदर समझना है। सबसे पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन। दूसरा टॉपिक है दोस्तों प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस कैसा होता है। तीसरा टॉपिक है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल क्या होता है। चौथा टॉपिक है दोस्तों प्रोडक्ट लाइन ऑफ बैंकर क्या होता है। पांचवा टॉपिक है दोस्तों हम लोग समझेंगे कि डिपॉजिट प्रोडक्ट क्या होते हैं, लायबिलिटी प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, क्रेडिट प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, एसेट प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, अदर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज क्या होते हैं। फिर हम लोग देखेंगे कि अदर फी बेस्ड सर्विसेज क्या होते हैं, न्यू प्रोडक्ट को कैसे डेवलप किया जाता है, न्यू प्रोडक्ट के डेवलपमेंट में क्या क्या स्टेजेस हैं। ऑल दिस थिंग वी विल डिस्कस एंड लास्टली वी विल डिस्कस कंस्ट्रेंट इन न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, यानी नए प्रोडक्ट को डेवलप करने में क्या क्या कंस्ट्रेंट आती है, प्रोडक्ट को कैसे मैनेज किया जाता है, प्रोडक्ट की क्या पॉलिसीज़ हैं। तो दीज आर इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस। को शुरुआत करने से पहले दोस्तों मैं आप लोगों को अपने JIB 2023 के टारगेट JIB 2023 प्रोग्राम के बारे में बताना चाहता हूँ। ये बेसिकली पेड कोर्स है जो कि न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंगली लॉन्च किया गया है। इसमें हम लोग 4 सब्जेक्ट को स्टडी कर रहे हैं। पहला है हम लोग RBWM, दूसरा है IFS, तीसरा PPP और चौथा है AFM। तो फ्रेंड्स, इस पार्टिकुलर पेड कोर्स में आपको यूनिट वाइज थ्योरी वीडियोज़, यूनिट वाइज थ्योरी PDF, यूनिट वाइज MCQ वीडियोज़, यूनिट वाइज MCQ PDF मिलेंगे। और दोस्तों हमारे पास इसके लिए 2 प्लान्स अवेलेबल हैं, वीडियोज़ प्लस PDF, कॉस्ट ₹500 पर सब्जेक्ट एंड PDF कॉस्ट ₹200 पर सब्जेक्ट। और यदि आप चारों सब्जेक्ट का वीडियोज़ और PDF लेंगे तो आपको 1800 पड़ेगा, और यदि केवल चारों सब्जेक्ट का PDF लेंगे तो 700 पड़ेगा आफ्टर गेटिंग 10% डिस्काउंट। टू परचेज यू नीड टू व्हाट्सएप मी ऑन दिस नंबर। नाउ लेट्स कंटिन्यू आवर टुडेज सेशन। सो फ्रेंड्स, लेट्स कंटिन्यू आवर प्रोडक्ट डेवलपमेंट। तो फ्रेंड्स देखिए, प्रोडक्ट डेवलपमेंट रिटेल बैंकिंग की हम बात करें, रिटेल बैंकिंग का जो सेक्टर है इसमें 3 बेसिक एलिमेंट्स हैं। इसकी कैरेक्टराइज किए जाने वाले 3 बेसिक एलिमेंट्स हैं। पहला है मल्टीपल प्रोडक्ट। अब कौन कौन से मल्टीपल प्रोडक्ट आते हैं, जैसे डिपॉजिट प्रोडक्ट हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया, एसेट, इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट, सिक्योरिटीज़। सो ये सभी हमारे मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं। फिर उसके बाद उन सभी प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करने का चैनल हमारे पास मल्टीपल है, जैसे कॉल सेंटर है, ब्रांच है, इंटरनेट है, कियोस्क है। फिर दोस्तों मल्टीपल कस्टमर ग्रुप है हमारे पास, कंज्यूमर है, स्मॉल बिजनेसेस हैं, कॉर्पोरेट हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं दोस्तों कि हमारे पास मल्टीपल हमारे पास चैनल्स हैं, मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं, मल्टीपल कस्टमर ग्रुप हैं। तो रिटेल बैंकिंग का मतलब ये नहीं हुआ कि खाली आप लैंडिंग कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। जो होम मेकर हैं, जो रिटेल शॉपर हैं, जो पेंशनर हैं, जो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं और जो लोग अनऑर्गेनाइज सेक्टर में एम्प्लॉय हैं, सभी को दोस्तों एक बैंक्स में काम करने का ये ज़रूरत पड़ता है। तो ये ज़रूरी है कि आप जो है कांस्टेंट इनोवेशन करें रिटेल बैंकिंग में। और दोस्तों एक बैंक फाइनेंस में एक बहुत ही बड़ा शिफ्ट आया है इनोवेटिव प्रोडक्ट के माध्यम से और मैकेनिज्म के माध्यम से। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पर बैंक जो है रिटेल बैंकिंग को ग्रोथ ट्रिगर के रूप में यूज करना स्टार्ट कर दिया है। इसके लिए क्या चाहिए, इसके लिए दोस्तों रिटेल बैंकिंग को आप ग्रोथ ट्रिगर के रूप में यूज कर रहे हैं तो आपके पास प्रोडक्ट डेवलपमेंट, डिफरेंशिएशन, इनोवेशन, बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग, माइक्रो प्लानिंग, मार्केटिंग, प्रूडेंट प्राइसिंग, आपकी प्राइसिंग अच्छी होनी चाहिए, आपकी कस्टमाइजेशन अच्छी होनी चाहिए, टेक्नोलॉजिकली आप अपग्रेड हो, आपका होम, इलेक्ट्रॉनिक, मोबाइल बैंकिंग वगैरह सेवा अच्छा हो, कॉस्ट रिड्यूस करें, आप क्रॉस सेलिंग करें। तो ये सभी टेक्निक को अप्लाई किया जाता है ताकि रिटेल बैंकिंग को ग्रोथ ट्रिगर के रूप में यूज किया जाए। और दोस्तों आपको पता ही है कि रिटेल बैंकिंग एक बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है ग्रोथ के लिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि खाली अपॉर्चुनिटी है, चैलेंज भी है दोस्तों, बहुत सारे चैलेंज भी हैं। ठीक है, चैलेंज के रूप में जैसे कितना दूर रिटेल बैंकिंग ग्रोथ तक जा सकता है फ्यूचर में, इस बात पे डिपेंड करेगा कि बैंक कितनी कैपेसिटी बिल्ड करती है ताकि अपने चैलेंज को मीट कर पाए और इस अपॉर्चुनिटी को प्रॉफिटेबली यूज कर पाए। लेकिन दोस्तों जिस तरह का टेक्नोलॉजी है, जिस तरह का एफिशिएंसी ऑफ ऑपरेशन है, उससे एक कॉम्पिटिटिव एज तो जरूर मिलेगा रिटेल बैंकिंग बिजनेस में सक्सेस के लिए। तो बात करें भारत की, तो भारत में जो बैंकिंग सेक्टर है वो इस बात को डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा है कि वो जो है इस ट्रेडिंग पाथ में लगातार चलते रहेंगे। और इस यूनिट में हम लोग यही डिस्कस करने वाले हैं कि प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस बैंक कौन कौन से अडॉप्ट करती है, स्टेजेस कौन कौन से होते हैं प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस में, और प्रोडक्ट पॉलिसीज़ क्या होती है। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग मार्केट सेगमेंटेशन इन रिटेल बैंकिंग से स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों रिटेल बैंकिंग के केस में जो मेजर सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं वो फिजिकल लोकेशन पे या ब्रांचेस पे, जहाँ पे कस्टमर अपने मनी को आसानी से मैनेज कर सकें और स्टाफ से इंटरेक्ट कर सकें।
ठीक है। तो बहुत सारी सर्विसेज जो प्रोवाइड की जाती है एटीएम पे प्रोवाइड की जाती है, थ्रू मोबाइल प्रोवाइड की जाती है, मोबाइल बैंकिंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड की जाती है। तो एक तरीका हो गया एटीएम, एक तरीका हो गया मोबाइल बैंकिंग, एक तरीका हो गया इंटरनेट बैंकिंग, ठीक है। तो यहाँ आप कर सकते हैं फ़ोन बैंकिंग भी कर सकते हैं। सो दीज आर द डिफरेंट वेज थ्रू विच सर्विसेज आर ऑफर्ड टू कस्टमर। बहुत सारी सर्विसेज का दोस्तों ब्रॉड कस्टमर बेस है और ये बिजनेस स्ट्रेटजी का भी फॉर्मेशन करता है। तो एक प्रोसेस को हम लोग कहते हैं। तो बैंक क्या करती है कि अपने कस्टमर को ग्रुप करती है कैटेगरीज में, किसके बेसिस पे, सिमिलर ट्रेड के बेसिस पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि दोस्तों बैंक क्या करती है कि अपने कस्टमर को, ठीक है, तो बहुत सारे बैंकों का अपना अपना ब्रॉड कस्टमर बेस है, तो इसीलिए वो क्या करती है कि अपने कस्टमर को अलग अलग कैटेगरीज में बांटती है, उनका क्या क्या सिमिलरिटी है उस बेसिस पे। और इसी प्रोसेस को हम लोग कस्टमर सेगमेंटेशन या मार्केट सेगमेंटेशन कहते हैं। तो हमारा जो पहला सब टॉपिक है वो है कस्टमर सेगमेंटेशन। तो कस्टमर सेगमेंटेशन का मीनिंग समझ में आया आपको? इसका मीनिंग यही होता है कि कस्टमर को अलग अलग कैटेगरी में बांटना, ठीक है, किसके बेसिस पे, सिमिलर ट्रेड्स के बेसिस पे। और इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, कस्टमर सेगमेंटेशन कहते हैं या मार्केट सेगमेंटेशन कहते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे कस्टमर बेस के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो ये जो है दोस्तों बहुत सारे फैक्टर्स से इन्फ्लुएंस होता है। जैसे मान लीजिए कि एज, आप कुछ होंगे यंग एज के, कुछ होंगे ओल्ड एज के, कुछ जेंडर हो सकते हैं, मेल होंगे या फीमेल होंगे। फिर दोस्तों इनकम हो सकता है, इनकम के बेसिस पे क्लासिफिकेशन हो सकता है। फिर दोस्तों लाइफ स्टाइल, किसी का लाइफ स्टाइल बहुत ही हाई क्लासी लाइफ स्टाइल होगा। तो इन सभी बेसिस पे दोस्तों कस्टमर का सेगमेंटेशन किया जाता है। बिजनेस पर्सपेक्टिव से बात करें तो बैंक अपने कस्टमर को सेगमेंट करती है बाय डिवाइडिंग देम इनटू ग्रुप्स बेस्ड ऑन सर्टेन की कैरेक्टरिस्टिक्स एंड टेक एक्शन दैट बेटर अलाइन विद ईच सेगमेंट। तो देखिए ये एक पहला सेगमेंट हो गया, ये दूसरा सेगमेंट हो गया, ये तीसरा सेगमेंट हो गया, ये चौथा सेगमेंट हो गया। तो बैंक अलग अलग सेगमेंट में कस्टमर को बांटती है किस बेसिस पे कि की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है और उस हिसाब से वो एक्शन लेती है, राइट। चलिए तो एग्जाम्पल के तौर पर हम समझते हैं इस चीज़ को कि कैसे सेगमेंटेशन होता है दोस्तों। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए कि बहुत सारे एनालिटिकल टूल अवेलेबल है मार्केट में। जैसे रिटेल बैंकिंग जो है डाटा को आसानी से कैप्चर कर सकती है। जैसे स्पेंडिंग हैबिट, लोग खर्चा कैसे कर रहे हैं। आप जैसे नेट बैंकिंग खोलते होंगे तो वहाँ पे एक ये भी एनालिसिस दे रहा होगा कि आपका खर्चा का डाटा किस तरह से है। तो स्पेंडिंग हैबिट एक हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद सेकंड आप देख सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी, ठीक है, फ्रीक्वेंसी, कैपेसिटी, कितनी क्षमता है, ठीक है। और फिर ये सभी डाटा को यूज़ करती है, ये सभी जानकारी को यूज़ करती है कि कब सबसे सही टाइम रहेगा लोन के लिए ऑफर करने के लिए विथ कस्टमाइज ऑफर एक्सक्लूसिव फॉर देम। देखिए आपके स्पेंडिंग हैबिट को, आपकी फ्रीक्वेंसी को, आपकी कैपेसिटी को, ये सभी बैंक डाटा को, आपके डाटा को वो ट्रैक कर रही है और फिर आपको सही समय पर जब आपको लोन की रिक्वायरमेंट है आपको कस्टमाइज ऑफर प्रोडक्ट को ऑफर कर रही है। यही होता है सेगमेंटेशन, राइट। तो ये क्या होगा कि रिटेल बैंकिंग के अर्निंग को बढ़ा देगा, ठीक है, कंज्यूमर लोन्स के द्वारा। तो आपको मैंने एक एग्जांपल प्रोवाइड किया कि कैसे ये सेगमेंटेशन प्रोसेस को कैरी आउट किया जाता है। तो दोस्तों जो बैंक का जो मार्केट सेगमेंटेशन अप्रोच है ये इसके बिजनेस मॉडल पे बेस्ड होता है और इसके प्रायोरिटीज़ पे बेस्ड होता है, ठीक है। तो जो सेगमेंट्स हैं वो क्वालिटेटिव भी हो सकते हैं। क्वालिटेटिव एग्जांपल में जैसे मान लीजिए सेपरेशन बाय वैल्यूज एंड इंटरेस्ट, या क्वांटिटेटिव भी हो सकते हैं जैसे बाय एज, बाय जेंडर, बाय इनकम। तो क्वांटिटेटिव मतलब क्या होगा कि एक सर्टेन एज की सेगमेंट का एक तरफ रहेगा, एक अलग सेगमेंट रहेगा हमारा यंग एज का, एक अलग सेगमेंट रहेगा मिडिल एज का और एक अलग सेगमेंट रहेगा हमारा ओल्ड एज का। एक जेंडर बेसिस पे आप सेगमेंटेशन बना सकते हैं, इनकम बेसिस पे सेगमेंट बना सकते हैं। और क्वालिटेटिव में क्या कर सकते हैं जैसे सेपरेशन बाय वैल्यूज, किसका वैल्यूज अलग है, किसी का इंटरेस्ट अलग है, कुछ लोग सर्टेन चीज़ में लोन में इंटरेस्ट है तो उस बेसिस पे भी आप सेगमेंटेशन कर सकते हैं। तो मैक्सिमम वैल्यू तब डिराइव होगा जब बैंक दोनों तरह के डाटा को मर्ज कर दे ताकि बेटर वे में कॉम्प्रीहेंड कर सके कि कस्टमर की वांट क्या है, कस्टमर की नीड क्या है, ठीक है, और फिर उसको राइट प्रोडक्ट और सर्विस दे राइट समय पे। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो ये जो दो पार्ट मैंने बताया क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, तो इन दोनों को बैंक को क्या करना चाहिए कि इन दोनों सेगमेंट को मर्ज करना चाहिए, राइट, ताकि वो पता लगा सके कि किसी पर्टिकुलर कस्टमर की नीड क्या है, वांट क्या है, उसको फिर राइट सर्विस प्रोवाइड किया जाए। चलिए ये सब पॉइंट तो हमने क्लियर किया। अब जरा हम लोग बात करते हैं प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस की, प्रोडक्ट को कैसे डेवलप किया जाए। सो फ्रेंड्स देखिए रिटेल बैंकिंग में प्रोडक्ट जो है मार्केटिंग प्रोसेस का स्टार्टिंग पॉइंट है। प्रोडक्ट इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ मार्केटिंग प्रोसेस। प्रोडक्ट वो फलक्रम है जहाँ पे इंटायर रिटेल बैंकिंग रिवॉल्व करती है, राइट। सो सी द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोडक्ट। तो दोस्तों जो हमारा डिफरेंट डेफिनेशन है प्रोडक्ट का कि प्रोडक्ट आर ऑलवेज कॉम्बिनेशन ऑफ द टेंजिबल एंड इनटेंजिबल।
टू अ पोटेंशियल बायर प्रोडक्ट विद अ कॉम्प्लेक्स क्लस्टर ऑफ वैल्यू सेटिस्फैक्शन। बैंक प्रोडक्ट को कैसे डिफाइन करती है कि किसी चीज़ के पास कैपेसिटी हो कि वो सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड कर सके, यूज एंड रिटर्न प्रोवाइड, जो भी कस्टमर रिटर्न चाह रहा है वो प्रोवाइड कर सके, उसे ही प्रोडक्ट कहते हैं। यानी प्रोडक्ट वो चीज़ है जो कि सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करता है, जो कि रिटर्न प्रोवाइड करता है, राइट। तो दोस्तों यहाँ पे इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोडक्ट की बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है, राइट। तो दो की फैक्टर यही है कि बैंक का जो प्रोडक्ट है वो यदि बैंक का प्रोडक्ट अब वो सेटिस्फैक्शन नहीं प्रोवाइड कर रहा है, कंज्यूमर नीड्स वांट्स को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो प्रोडक्ट वहाँ से बाहर चला जाएगा। जब तक वो कंज्यूमर के नीड और वांट को सेटिस्फाई कर रहा है तब तक वो प्रोडक्ट है, अदरवाइज वो हट जाएगा। तो प्रोडक्ट को समझने से पहले, प्रोडक्ट होता क्या है, कैसे प्रोडक्ट को डेवलप किया जाता है, ये समझने से पहले हमें प्रोडक्ट के लाइफ साइकिल को समझना पड़ेगा, राइट। कब प्रोडक्ट फेड आउट होता है, कब प्रोडक्ट मार्केट में टॉप पे रहता है, कब वो नीड और सेटिस्फैक्शन को चरम सीमा मतलब अपने टॉप लेवल पे रहता है, तो उसको हम लोग लाइफ साइकिल में समझते हैं। तो दोस्तों बहुत सारे स्टेजेस हैं प्रोडक्ट के लाइफ में। तो प्रोडक्ट जब डेवलपमेंट हो जाता है तो वो बहुत सारे स्टेजेस से गुजरता है अपने सेल्स जर्नी में, और हर एक स्टेज में सेल्स का जो इम्पैक्ट पड़ेगा वो अलग अलग होता है। तो दोस्तों इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हम लोगों ने वाई एक्सिस में सेल्स को डिनोट किया है और एक्स एक्सिस में हमने टाइम डिनोट किया है। वही तो मैंने आपको बताया कि प्रोडक्ट डेवलपमेंट के बाद जो है डिफरेंट स्टेजेस से पास करता है अपने सेल्स जर्नी में। पहला स्टेज होता है इंट्रोडक्शन, उसके बाद होता है ग्रोथ, उसके बाद होता है मैच्योरिटी, और उसके बाद होता है डिक्लाइन। आप देख सकते हैं कि कर्व बढ़ रहा है फिर घट गया, डिक्लाइन मतलब यही हुआ, घटना। और यहाँ वाई एक्स एक्सिस में हमने टाइम डिनोट किया है। चलिए अब जरा इसके बारे में डिटेल जानकारी लेते हैं, ये बेसिकली ये स्टेजेस सब है क्या। तो फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहले पहला स्टेज जो है वो है इंट्रोडक्शन स्टेज। इस स्टेज में क्या होता है कि जब प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस किया जाता है मार्केट में, ठीक है, जब प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस किया जाएगा तो सेल्स का जो वॉल्यूम है वो कम रहेगा, राइट, सेल्स का वॉल्यूम। इसलिए आप देख रहे हैं ना ग्राफ जो बना हुआ है ना, उसमें ये वाला कर्व, ये वाला पोर्शन में आप देखिएगा ग्राफ को, यहाँ पे हमारा यहाँ वॉल्यूम बहुत ही कम है, सेल्स बहुत ही कम हो रहा है, बिग कम रहा है, राइट। सेल्स वॉल्यूम कम होने का मतलब बिग कम रहा है, राइट। और सेल्स कम होगा तो जो रिवेन्यू होगा उस प्रोडक्ट से वो भी इनसफिशिएंट होगा, ताकि आप कॉस्ट को कवर नहीं कर पाए। मतलब लागत है 100 रुपया और सेल्स हो रहा है 96 रुपया में, तो कॉस्ट को भी कवर नहीं कर पा रहे हैं इनिशियल स्टेज में, समझ रहे हैं। और दोस्तों मार्केटिंग का कॉस्ट, सर्विसिंग का कॉस्ट, प्रोडक्शन का कॉस्ट, इन तीनों के कॉस्ट को कवर नहीं कर पा रहे हैं। कब? इंट्रोडक्शन स्टेज में, मतलब आपको घाटा ही हो रहा है, यू आर इन लॉस इंट्रोडक्शन स्टेज में। तो इंट्रोडक्शन स्टेज में ऐसा इसलिए होता है दोस्तों, ऐसा क्यों, क्या कारण है इंट्रोडक्शन ऐसा होने का, क्योंकि दोस्तों कुछ समय लगता है प्रोडक्ट को कस्टमर के माइंड को ऑक्युपाई करने के लिए, राइट। इट टेक्स टाइम फॉर द प्रोडक्ट टू ऑक्युपाई द माइंड ऑफ कस्टमर। उसके बाद सेकंड स्टेज आता है ग्रोथ स्टेज। इसमें क्या होता है दोस्तों, सेल्स का जो वॉल्यूम है वो स्टार्ट बढ़ना शुरू हो जाता है और प्रोडक्ट ब्रेक इवन होता है। आप ब्रेक इवन समझते हैं? ब्रेक इवन मतलब वो पॉइंट होता है जहाँ पे आपका प्रोडक्ट ना ही आपको प्रॉफिट हो, ना ही आपका लॉस हो। जितना आपका रेवेन्यू आपको जनरेट हो रहा है वो आपके कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बराबर हो। अब प्रोडक्शन कॉस्ट में आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी आ गया, उसके बाद आपका मार्केटिंग कॉस्ट, सर्विसिंग कॉस्ट, सब कुछ आ गया, उसे ही कहते हैं ब्रेक इवन। दैट मीन्स नाइदर यू आर गेटिंग प्रॉफिट नॉर यू आर गेटिंग लॉस, दैट्स पॉइंट इज कॉल्ड ब्रेक इवन। तो आपसे पूछा जाएगा कि प्रोडक्ट ब्रेक इवन कब अचीव करता है, तो आप बोलेंगे ग्रोथ स्टेज में ब्रेक इवन प्रोडक्ट अचीव करता है। और अब जब वो ब्रेक इवन अचीव करेगा ना, अब वो प्रॉफिट जनरेट करना शुरू कर देगा। अभी तक वो लॉस ही जनरेट कर रहा था, अब अभी तक ब्रेक इवन पे आया, अब वो प्रॉफिट जनरेट करना शुरू कर देगा। हम लोग बात कर रहे हैं दोस्तों ग्रोथ स्टेज की। और इस पीरियड में क्या होता है कि कंज्यूमर का जो अवेयरनेस होता है प्रोडक्ट का वो ज़्यादा हो जाता है। ग्रोथ इंट्रोडक्शन में क्या देखा कि अभी वो माइंड को ही ऑक्युपाई कर रहा होता है, लेकिन ग्रोथ में क्या देखा हमने कि अब कंज्यूमर का अवेयरनेस बढ़ जाएगा। तो तीसरा स्टेज है दोस्तों वो है हमारा मैच्योरिटी स्टेज। अब मैच्योरिटी स्टेज में क्या होता है कि ग्रोथ और बढ़ता है, सेल्स वॉल्यूम सबसे चरम सीमा पीक पे रहता है। पीक पे किस स्टेज में रहता है? मैच्योरिटी स्टेज में रहता है। यहाँ पे वाइड कस्टमर बेस होते हैं, आप मतलब बहुत सारे कस्टमर बन चुके हैं इस पार्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए, ठीक है। और इसी कारण क्या होता है कि सेल्स का मैक्सिमाइजेशन होता है और बिजनेस आता है, प्रॉफिट आता है, ठीक है। तो इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, इसे ही हम लोग कहते हैं दोस्तों थर्ड स्टेज, दैट इज कॉल्ड मैच्योरिटी स्टेज। अब दोस्तों इसके बाद जो है नेक्स्ट स्टेज आता है जिसे हम लोग फोर्थ स्टेज कहते हैं, जिसको कहते हैं स्टेनलेस स्टेज या सैचुरेशन स्टेज। यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, अब यहाँ पे कंपटीशन है, बेटर प्रोडक्ट और भी मार्केट में अवेलेबल है कॉम्पिटिटर से, तो स्टेनलेस बढ़ जाता है। क्योंकि आप मान लीजिए कि कोई सर्टेन प्रोडक्ट्स है, आपका मान लीजिए कोई होम लोन है, ठीक है। अब वो होम लोन आप अट्रैक्टिव प्राइस पे दे रहे थे, आपका बैंक ने दे रही थी, कोई और बैंक आ गई सेम अट्रैक्टिव प्राइस पे देने लगी, तो आपका क्या होने लगा, स्टेनलेस आने लगा, क्योंकि कॉम्पिटिशन बढ़ गया, राइट। इसी कारण से क्या हो गया, सैचुरेशन आ गया, जो आपका सेल्स हो रहा था वो सैचुरेट हो गया। और इस स्टेज में ना बिजनेस और प्रॉफिट स्टैग्नेट हो जाती है, कस्टमर एक इंडिफरेंस की टेंडेंसी को डेवलप कर लेती है, राइट।
कस्टमर डेवलप्स अ टेंडेंसी ऑफ इंडिफरेंस टू द प्रोडक्ट। इसके बाद दोस्तों जो हमारा फाइनल स्टेज आता है वो होता है डिक्लाइन स्टेज। कौन सा स्टेज है दोस्तों? फाइनल स्टेज हमारा डिक्लाइन स्टेज। अब डिक्लाइन स्टेज में क्या होता है कि यहाँ पे जो प्रोडक्ट है वो अट्रैक्टिव कम होता है, इट बिकम लेस अट्रैक्टिव फॉर द कंज्यूमर, क्योंकि बहुत सारे कारण हैं इसके पीछे, और सेल्स का वॉल्यूम घट जाता है, प्रॉफिट घट जाता है। इसे ही कहते हैं हम लोग डिक्लाइन स्टेज। ठीक है, तो सेल्स का वॉल्यूम जो पीक पे था मैच्योरिटी स्टेज में वो घटना शुरू हो जाता है और वो घट जाता है। ठीक है, तो दोस्तों ये हमारा डिक्लाइन स्टेज, जिसे हम लोग फोर्थ स्टेज फाइनल स्टेज कहते हैं। तो उस स्टेज में प्रोडक्ट जो है लेस अट्रैक्टिव होता है कंज्यूमर के लिए बहुत सारे रीजन के कारण, और यदि इस स्टेज को आप प्रॉपर्ली अटेंड नहीं करेंगे तो इसके कारण प्रोडक्ट का डेथ भी हो जाएगा। ठीक है, तो इसको अवॉइड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपने वैल्यू एडिशन को अपने फाइन ट्यूनिंग करना पड़ेगा ताकि प्रोडक्ट को आप रिवेटलाइज कर सकें। तो दोस्तों ये जो स्टेजेस मैंने आपको बताए, स्टेजेस बहुत इंपॉर्टेंट है बैंक के प्रोडक्ट डेवलपमेंट में। तो बैंक हमेशा एम करेगी कि प्रोडक्ट को हम मैच्योरिटी स्टेज में रखें, क्योंकि मैच्योरिटी स्टेज में सबसे ज़्यादा प्रॉफिट होता है। जितना देर हो सके उतना दिन आपको मैच्योरिटी स्टेज में रखना है ताकि बिजनेस और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कंटिन्यूसली होता रहे। ठीक है, और दोस्तों दूसरा पॉइंट ये है कि प्रोडक्ट का जो लाइफ साइकिल है ना वो अलग अलग प्रोडक्ट के लिए अलग अलग है। ऐसा नहीं कि सभी प्रोडक्ट के लिए अलग अलग सेम लाइफ साइकिल है, फॉर डिफरेंट प्रोडक्ट लाइफ साइकिल इज डिफरेंट। अब जैसे मैं आपको एग्जाम्पल समझाऊँ कि दोस्तों इट इज़ नॉट ऑलवेज अ मस्ट दैट द प्रोडक्ट विल ट्रैवल द, हाँ जो आपको मैंने 4-5 साइकिल बताया था, जरूरी नहीं है कि सब प्रोडक्ट इसी साइकिल से गुजरे। कुछ प्रोडक्ट ऐसा भी होता है जिसका तुरंत डेथ हो जाता है इमीडिएटली आफ्टर इंट्रोडक्शन। ऐसा भी प्रोडक्ट देखा गया है कि जैसे आपने इंट्रोड्यूस किया और तुरंत उसका डेथ हो गया। देयर आर सम प्रोडक्ट, ऐसा कुछ प्रोडक्ट होता है दोस्तों। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपने जो है रॉन्ग अप्रोच लिया मार्केटिंग रिसर्च में और कंज्यूमर परसेप्शन में, तो कोई खरीदेगा ही नहीं, ना आपका मैच्योरिटी स्टेज रीच होगा, कुछ नहीं रीच होगा। ठीक है, तो दोस्तों कुछ केस में ऐसा ही होता है कि ऐसा भी देखा गया है कुछ केसेस में कि दोस्तों कि आपका जो ग्रोथ और मैच्योरिटी है वो तुरंत पहुंच जाएगा, इंट्रोडक्शन बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। ऐसा भी देखा गया है, ग्रोथ और मैच्योरिटी तुरंत पहुंच जाता है शॉर्ट पीरियड में, और दोस्तों मैच्योरिटी पीरियड में बहुत लंबे समय तक रहता है। तो मतलब ये इनकंसिस्टेंट है, ऐसा कोई कंसिस्टेंसी नहीं है, डिपेंड करता है कि आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी कितनी है। तो ये जो फेजेज हैं इनका सक्सेस तब तक रहेगा जब तक दोस्तों डिपेंड करेगा इस बात पे कि आपने मार्केटर जो है जो मार्केटिंग कर रहा है उसने प्रॉपर अप्रोच बनाया है या नहीं बनाया है, पैकेजिंग स्ट्रेटजी उसकी कैसी है, रीपोजिशनिंग स्ट्रेटजी कैसी है, ताकि प्रोडक्ट अपने मैच्योरिटी स्टेज में लंबे समय तक के लिए अपन रहे, और जो प्रोडक्ट है वो परपेचुअल नीड मैप में रहे कंज्यूमर का। ठीक है, तो उसी तरह से दोस्तों प्रोडक्ट का ऐसा भी देखा गया है कि प्रोडक्ट का जो ऑब्सोलेसेंस है वो ज़्यादातर कंट्रीब्यूट करता है प्रीमैच्योर डेथ का। मतलब बहुत सारे प्रोडक्ट जो डेथ हो जाते हैं उसके पीछे क्या कारण होता है? ऑब्सोलेसेंस। जो हमारे ऑब्सोलेसेंस समझते हैं ना कि हमारा जो ये है पुराना हो जाना, दैट इज कॉल्ड ऑब्सोलेसेंस। तो दोस्तों एग्जांपल के तौर पर आपको मैं बताऊं कंप्यूटर प्रोडक्ट के केस में, तो कंप्यूटर प्रोडक्ट का जो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल होता है बहुत छोटा होता है। क्यों? क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ गति से बढ़ती है, चेंज होती रहती है। ठीक है, तो इस कारण से क्या होता है कि प्रोडक्ट ऑब्सोलेसेंस हाई डिग्री होता है। समझ रहे हैं बात को? बैंकिंग प्रोडक्ट की बात करें, बैंकिंग सिनेरियो की बात करें, जो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल है वो डिपेंड करता है कि प्रोडक्ट कोर प्रोडक्ट है या ऑगमेंटेड प्रोडक्ट है। अब आप देखिएगा ये दो नया शब्द आया, कोर प्रोडक्ट और ऑगमेंटेड प्रोडक्ट। कोर प्रोडक्ट क्या होता है, ऑगमेंटेड प्रोडक्ट क्या होता है? तो बैंकिंग सिनेरियो में प्रोडक्ट लाइफ साइकिल मैच्योरिटी स्टेज में रहेगा या नहीं रहेगा, किस स्टेज में पास करेगा, ये सभी चीज़ इस बात पे निर्भर करती है कि ऑगमेंटेड प्रोडक्ट है या कोर प्रोडक्ट है। अब मैं आपको समझाता हूँ व्हाट इज कोर प्रोडक्ट, व्हाट इज ऑगमेंटेड प्रोडक्ट। कोर प्रोडक्ट ऐसा प्रोडक्ट होता है विच डिफाइन व्हाट काइंड ऑफ बिजनेस वी आर इन। मतलब ये बताता है कि हम किस तरह के बिजनेस में हैं। जैसे मान लीजिए कुछ कोर प्रोडक्ट होंगे, सेविंग बैंक, करंट अकाउंट, टर्म डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट, कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट, रिटेल लोन, टर्म लोन, ड्राफ्ट, तो ये सभी हमारे कोर प्रोडक्ट्स होते हैं। ठीक है, तो ये सभी कोर प्रोडक्ट दोस्तों एसेंशियल होते हैं, बहुत ही जरूरी होते हैं, और इनका स्ट्रॉन्ग मार्केटिंग कंटेंट होना जरूरी नहीं है। इनका लाइफ स्टेबल होगा, ग्रोथ स्टेज में स्टेबल होगा, और क्योंकि ये सब इंडिस्पेंसिबल हैं, राइट, अलग अलग सेगमेंट ऑफ कस्टमर के लिए ये सब इंडिस्पेंसिबल है दोस्तों। मतलब इनको चाहिए ही चाहिए, सेविंग बैंक चाहिए ही चाहिए, करंट अकाउंट चाहिए ही चाहिए। तो इसमें आपको बहुत वाइड मार्केटिंग करने की ज़रूरत नहीं है कोर प्रोडक्ट में। लेकिन ऑगमेंटेड प्रोडक्ट में क्या होता है दोस्तों कि वैसा प्रोडक्ट जिसको डेवलप किया गया है फॉर्मल प्रोडक्ट से, जब आप दो कोर प्रोडक्ट को कंबाइन किए, आपने क्या किया कि सेविंग बैंक ले लिया और टर्म डिपॉजिट ले लिया, कंबाइन कर दिया, तो तब बनता है ऑगमेंटेड प्रोडक्ट। आपने क्या किया कि दो कोर प्रोडक्ट लिया, उसको कंबाइन किया, वैल्यू एडिशन किया, बेनिफिट के टर्म फॉर्म में, कंफर्ट के फॉर्म में कस्टमर को, और बना दिया ऑगमेंटेड प्रोडक्ट। लेकिन दोस्तों ऑगमेंटेड प्रोडक्ट जब कंज्यूमर अवेल करेगा तो उसमें कुछ वैल्यू एडिशन होगा,
ठीक है। और ये जो ऑगमेंटेड प्रोडक्ट का कंसेप्ट है वो टाइम टू टाइम चेंज हो रहा है। बहुत समय पहले ऐसा होता था कि जो बैंक एटीएम कार्ड देती थी ना, एटीएम कार्ड जो बैंक देती थी उसको माना जाता था वैल्यू एडिशन, ठीक है, ताकि कस्टमर जो है किसी भी समय पैसा निकाल सके 24 घंटा। लेकिन जैसे टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव एग्रेसिव बढ़ा है तो उस कारण से जो एटीएम और डेबिट कार्ड है वो कोर प्रोडक्ट में आ गया। पहले माना जाता था एटीएम और डेबिट कार्ड को ऑगमेंटेड प्रोडक्ट में, बट नाउ दिस एटीएम एंड डेबिट कार्ड इज अ पार्ट ऑफ कोर प्रोडक्ट। ऐसा आप नहीं कर सकते कि हम एटीएम दे रहे तो हम वैल्यू एडिशन कर रहे हैं। नो नो नो, दिस इज नॉट अ वैल्यू एडिशन, दिस इज स्टिल द पार्ट ऑफ कोर प्रोडक्ट। ओके, सो दोस्तों अब क्या हुआ है दोस्तों, इंटरनेट बैंकिंग के आने से, मोबाइल बैंकिंग के आने से ये जो कोर प्रोडक्ट और ऑगमेंटेड प्रोडक्ट का जो कंसेप्ट है ये पूरा चेंज हो चुका है। ठीक है, आज के सिनेरियो में अ कोर सेविंग बैंक विल इंक्लूड एन एटीएम, डेबिट कार्ड, चेकबुक, ये सभी चीज़ कोर प्रोडक्ट में आएगा। ठीक है, एटीएम देना, चेकबुक देना। और ऑगमेंटेड प्रोडक्ट के अंदर क्या आएगा, इंटरनेट बैंकिंग। यदि आप उसे इंटरनेट बैंकिंग दे रहे हैं, उसे आप मोबाइल बैंकिंग दे रहे हैं, उसे आप ग्रुप हेल्थ और या लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट दे रहे हैं, तो आप कल आ जाएंगे आप ऑगमेंटेड प्रोडक्ट भी दे रहे हैं। आप बताइए, क्या आप किसी को कोई अकाउंट खुलवाने आया, आपने अकाउंट को उसको ओपन कर दिया, अकाउंट ओपनिंग के साथ आपने पासबुक दिया, चेकबुक दिया, एटीएम कार्ड दिया, क्या आपने कोर प्रोडक्ट दिया? क्या बिल्कुल दिया। क्या आपने ऑगमेंटेड प्रोडक्ट दिया? नहीं दिया। आपने ऑगमेंटेड प्रोडक्ट कब देंगे आप? जब आप उसे नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, ग्रुप हेल्थ या लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट देंगे तो आप ऑगमेंटेड प्रोडक्ट देंगे। चीज़ें आपको क्लियर रखनी है। अब बात करते हैं दोस्तों प्रोडक्ट लाइन्स ऑफ बैंकर। तो दोस्तों रिटेल बैंकिंग में यदि सक्सेसफुल होना है तो किसी भी बैंक को अलग अलग सेगमेंट को समझना बहुत ज़रूरी है, और फिर उन सेगमेंट को समझकर उस सेगमेंट को मीट करने के लिए, नीड को मीट करने के लिए आपको एप्रोप्रिएट प्रोडक्ट लाना पड़ेगा। ठीक है, तो दोस्तों बहुत सारे प्रोडक्ट अलग अलग सेगमेंट के लिए हैं। जैसे कुछ प्रोडक्ट हैं कोर प्रोडक्ट जो कि दोस्तों ऑल सेगमेंट को कैटर करते हैं। लेकिन दोस्तों बहुत सारे बैंकर अपने अलग अलग प्रोडक्ट को मार्केट करते हैं अलग अलग नाम से, ऑल्दो दे हैव सेम कॉमन फीचर, लेकिन मार्केटिंग स्ट्रेटजी है। कोर प्रोडक्ट जो है सभी सेगमेंट को कैटर करता है। ठीक है, तो दोस्तों ये जो आइडिया है कि कस्टमर आइडेंटिफाई द बैंक विद अ पार्टिकुलर नेम ऑफ द प्रोडक्ट। जैसे मान लीजिए कि आपका जो है एक स्वीपिंग फैसिलिटी, आपने स्वीपिंग फैसिलिटी दिया है। ठीक है, स्वीप वाला फैसिलिटी दिया है टर्म डिपॉजिट में, तो कस्टमर पहचाने कि हाँ कि ये मेरा बैंक है, ये बैंक ऑफ बड़ौदा है, ये स्वीपिंग फैसिलिटी देती है। ठीक है, तो कस्टमर बैंक को कैसे पहचानती है कि किस तरह का प्रोडक्ट आप उसे ऑफर कर रहे हैं। तो ये जो इनिशिएटिव है बैंक का कि जिससे आप प्रोडक्ट को रिकॉल करवाते हैं उसे ब्रांडिंग कहा जाता है। पूछा जाएगा ब्रांडिंग क्या होता है, तो ब्रांडिंग एक ऐसा इनिशिएटिव है जिसके द्वारा आप रिकॉल करवाते हैं प्रोडक्ट के बारे में, इसे ही कहते हैं हम लोग क्या, ब्रांडिंग। ठीक है, तो बैंक जो है 2 टाइप ऑफ ब्रांडिंग एक्सरसाइज को अडॉप्ट करती है। वो 2 टाइप क्या क्या है दोस्तों? व्हाट आर 2 टाइप्स ऑफ ब्रांडिंग एक्सरसाइज विच बैंक अडॉप्ट? द फर्स्ट इज प्रोडक्ट ब्रांडिंग। ठीक है, तो कौन कौन सा ब्रांडिंग होता है दोस्तों? प्रोडक्ट ब्रांडिंग बैंक अटेम्प्ट करती है ताकि प्रोडक्ट के रिकॉल को क्रिएट कर सके, और कॉर्पोरेट ब्रांडिंग को क्रिएट किया जाता है दोस्तों ताकि टू क्रिएट रिकॉल अबाउट द बैंक। देखिए समझिए, प्रोडक्ट को रिकॉल करना है तो प्रोडक्ट ब्रांडिंग। ठीक है, प्रोडक्ट को रिकॉल करना है तो प्रोडक्ट ब्रांडिंग होगा, और यदि आपको बैंक को रिकॉल करना है तो वहाँ पे कॉर्पोरेट ब्रांडिंग होगा। ठीक है, बैंक को रिकॉर्ड करना है तो कौन सा ब्रांडिंग होगा? कॉर्पोरेट ब्रांडिंग होगा। प्लीज रिमेंबर द डिफरेंस, प्रोडक्ट ब्रांडिंग एंड कॉर्पोरेट ब्रांडिंग, इसके बीच में डिफरेंस क्लियर होना चाहिए। ठीक है, बैंक प्रोडक्ट ब्रांडिंग अटेम्प्ट करती है ताकि प्रोडक्ट को रिकॉल कर सके, और कॉर्पोरेट ब्रांडिंग इंटेंड करती है ताकि बैंक को रिकॉल कर सके। ठीक है, तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोडक्ट ब्रांडिंग एंड कॉर्पोरेट ब्रांडिंग। बहुत सारे ब्रांडिंग इनिशिएटिव ऐसे होते हैं दोस्तों जो कि जिसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो ब्रांडिंग इनिशिएटिव बैंक को हेल्प करती है डिफरेंट बिजनेस थ्रू दैट प्रोडक्ट बाय डेवलपिंग प्रोडक्ट स्पेसिफिक स्ट्रेटजी। ठीक है, अब इस प्रोडक्ट के इसके अंदर कोर प्रोडक्ट भी आएगा, ऑगमेंटेड प्रोडक्ट भी आएगा। तो कोर प्रोडक्ट के लिए कोई मार्केटिंग ऑडिटेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन ऑगमेंटेड प्रोडक्ट के लिए दोस्तों ऑगमेंटेड प्रोडक्ट को यदि आपको सक्सीड करवाना है तो आपका एफर्ट होना चाहिए। राइट, एफर्ट होना बहुत ज़रूरी है फ्रॉम मार्केटिंग एंगल्स। अब दोस्तों प्रोडक्ट को ब्रॉडली आप क्लासिफाई कर सकते हैं 3 पार्ट में। एक डिपॉजिट प्रोडक्ट होता है, एक एसेट प्रोडक्ट होता है, और दूसरा दोस्तों अदर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज होते हैं। डिपॉजिट प्रोडक्ट बोलिए या लायबिलिटी प्रोडक्ट बोलिए। डिपॉजिट प्रोडक्ट में दोस्तों प्रोडक्ट को आप सेविंग डिपॉजिट, करंट डिपॉजिट, टर्म डिपॉजिट इस कैटेगरी में क्लासिफाई कर सकते हैं। आप देख सकते हैं डायग्राम में, ये डिपॉजिट प्रोडक्ट है, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, टर्म डिपॉजिट, ये सभी हमारे डिपॉजिट प्रोडक्ट हैं। अब दोस्तों इसके अंदर आता है डिमांड डिपॉजिट और टर्म डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट को हम लोग कासा डिपॉजिट कहते हैं। अब देखिए, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, कासा मतलब करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट। करंट अकाउंट के अंदर क्या आएगा? कोर करंट अकाउंट आएगा। कोर करंट अकाउंट में क्या आएगा? बेसिक करंट अकाउंट विद चेकबुक,
मतलब करंट अकाउंट के साथ आप चेकबुक दे दिए। ऑगमेंटेड करंट अकाउंट में क्या आएगा कि बेसिक करंट अकाउंट में चेकबुक तो दिए प्लस आप वैल्यू एडिशन दिए, जैसे मान लीजिए कि इंश्योरेंस कवर दिए या दूसरा कंसेशन दिए जैसे फ्री रेमिटेंस एक्सेट्रा, मतलब नेट आरटीजीएस पे कुछ फ्री दे दिए, तो ऑगमेंटेड करंट अकाउंट हो गया। उसी तरह दोस्तों सेविंग अकाउंट में भी कोर आपका क्या आएगा, बेसिक सेविंग अकाउंट आएगा, ठीक है, जिसमें आप चेकबुक डेबिट कार्ड वगैरह दिए, और दोस्तों कुछ आपका कोर सेविंग अकाउंट आएगा जिसमें ऑगमेंटेड सेविंग अकाउंट आएगा, जिसमें बेसिक सेविंग अकाउंट बुक पे चेकबुक, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, प्लस आप वैल्यू एडिशन दिए जैसे इंश्योरेंस कवर दे दिए, पर्सनल एक्सीडेंट कवर दे दिए, स्वीप इन स्वीप आउट फैसिलिटी दे दिए, फिर आप फ्री रेमिटेंस का फैसिलिटी दे दिए, तो ये सभी आपका ऑगमेंटेड प्रोडक्ट में आएगा। उसी तरह दोस्तों यदि दूसरा पार्ट जो हमारा डिपॉजिट का है वो है टर्म डिपॉजिट। तो टर्म डिपॉजिट के अंदर दोस्तों हमारा पहला आता है रेकरिंग डिपॉजिट, दूसरा आता है फिक्स डिपॉजिट, तीसरा आता है कॉम्बिनेशन टर्म डिपॉजिट। तो रेकरिंग डिपॉजिट के अंदर क्या आता है दोस्तों, तो रेकरिंग डिपॉजिट में डिपॉजिट कैन बी बिल्ट अप ऑन अ मंथली बेसिस, डिपॉजिट आप मंथली बेसिस पे बिल्टअप करते हैं, ठीक है। टर्म डिपॉजिट इंटरेस्ट रेट फॉर द रिलेवेंट पीरियड, फ्लेक्सिबिलिटी विद रिस्पेक्ट टू अमाउंट पेबल एवरी मंथ, कितना पैसा आप देंगे उसमें रेकरिंग डिपॉजिट में उसकी फ्लेक्सिबिलिटी होती है, राइट। और डिपॉजिट जो है मंथली बेसिस पे किया जाता है आरडी में, आप लोग जानते ही होंगे। और टर्म डिपॉजिट का इंटरेस्ट रेट होता है रिलेवेंट पीरियड में। जो हमारा फिक्स डिपॉजिट होता है उसमें डिपॉजिट फिक्स पीरियड के लिए ऑफर किया जाता है। इसमें दोस्तों ऑप्शन रहता है कि आप इंटरेस्ट मैच्योरिटी पे मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली आप रिसीव कर सकते हैं और इंटरेस्ट को रीइन्वेस्ट भी कर सकते हैं। कॉम्बिनेशन टर्म डिपॉजिट में क्या होता है कि रेकरिंग और एफडी दोनों आप मिक्स कर देते हैं और बहुत तरह के कॉम्बिनेशन को स्ट्रक्चर किया जाता है। पहला पार्ट ऐसा होगा आरडी के फॉर्म में और दूसरा पार्ट जो होगा किसी भी एफडी के फॉर्म में होगा, तो ये हमारा कॉम्बिनेशन होता है। अब दोस्तों एक होता है हमारा सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट। तो सेविंग बैंक का पर्पज़ यही है कि आप कस्टमर में सेविंग का हैबिट बनाइए। तो ये जो रिलेशनशिप है बैंक और डिपॉजिटर का यहाँ पे वो होता है डेटर और क्रेडिटर का। आप लोग जानते होंगे कि जो यहाँ पे बैंक और डिपॉजिटर का जो रिलेशनशिप है वो डेटर और क्रेडिटर का है, ठीक है। तो सेविंग डिपॉजिट जो है वो कासा डिपॉजिट का एक बहुत ही बड़ा कंपोनेंट है पीएसबीज के लिए, कॉर्पोरेट बैंक के लिए और मेजर प्राइवेट सेक्टर बैंक के लिए। और दोस्तों यही अकाउंट जो होता है ना ब्रॉड रिटेल डिपॉजिट बेस भी होता है। सेविंग बैंक कौन कौन से एडवांटेजेस ऑफर करती हैं कि ये सेविंग की हैबिट बनाती है अर्नर के पास। ये डिपॉजिटर को इनेबल करती है कि वो इनकम अर्न करे सेविंग बैंक के इंटरेस्ट से। सेविंग अकाउंट डिपॉजिटर को हेल्प करती है चेक से पेमेंट करवाने का। ये सैलरीड पर्सन को इनकम को दिखाती है और दूसरे पर्सन को बताती है कि आप साल में कितना इनकम अर्न किए हैं। सेविंग अकाउंट का जो पासबुक है वो एक आइडेंटिटी की तरह काम करता है और रेजिडेंशियल प्रूफ की तरह काम करता है अकाउंट होल्डर का। ये एक फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, इसे हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, तो लोगों के अकाउंट में। तो दोस्तों आज के लेक्चर में हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। आगे आने वाले लेक्चर पेड मेंबर को अवेलेबल होगा, जिसमें हम लोग बेसिक BS BDA, उसके बाद हम लोग दोस्तों टर्म डिपॉजिट, स्मॉल अकाउंट, करंट अकाउंट, फिर फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट, सभी की चीज़ों को हम लोग आगे डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।